बाहर से आने वाली आवाज सुनकर अर्णव और लिलित एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। फिर अर्णव बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। दरवाजे के उस पार एक महिला छात्रा खड़ी थी। वह किसी बड़ी सुंदरता वाली नहीं थी, लेकिन सामान्य रूप से काफी प्यारी मानी जाती थी। हालांकि इस समय उसका चेहरा थका हुआ और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जिससे वह काफी बेचैन लग रही थी। छात्रा अर्णव के अचानक और जोर से दरवाजा खोलने पर थोड़ी हैरान दिखी। उसने अनजाने में कमरे के अंदर देखा और जब उसने बिखरे हुए सामान और टूट-फूट का दृश्य देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान वहां से गुजरा हो। क्या आपको कुछ चाहिए? अर्णव ने अपने से 1 या 2 साल छोटी लड़की की ओर देखकर पूछा। माफ कीजिए, लड़की ने माफी मांगी, जो अर्णव को समझ नहीं आया, और जल्दी से बोली, भाई बड़े अर्णव, कुछ शिक्षक, बड़ी बहन शांगवान और भाई चेन तथा बाकी लोग अगली योजना तय करने के लिए बैठक करने वाले हैं। वे चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हों। इस छात्रा का नाम काई जिंगई था और दुनिया बदलने से पहले वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की छात्रा थी। वह मानवीय संबंधों और भावनाओं को लेकर काफी समझदार थी। अब जब सब कुछ बदल गया था, काई जिंगई को यह भी पता था कि शक्तिशाली व्यक्ति का अनुसरण करने से उसकी बचने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही किसी को नाराज न करने के लिए सतर्क रहना भी आवश्यक था, क्योंकि नियम पहले जैसे नहीं रह सकते थे। उसकी बात सुनकर अर्णव एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, सूचित करने के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। उसके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि सामने वाली लड़की उसका नाम जानती थी। आखिरकार उसने कुछ लोगों की जान बचाई थी और ऐसे में उसका नाम फैलना स्वाभाविक था। काई जिंगई जल्दी से अलविदा कहकर चली गई। उसने महसूस किया कि सामने वाला युवक विशेष रूप से अच्छा मूड में नहीं था, इसलिए वह गलत शब्द कहने से डर रही थी। अर्णव कुछ कहने ही वाला था कि लिलित ने सलाह दी। अर्णव, याद रखो कि जिस दुनिया में तुम रहते हो वह बदल चुकी है और अब पहले जैसी नहीं रही। हालांकि यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह नए युग की शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे लोग बदलेंगे। अपने आसपास के लोगों से सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारी मौत किसी राक्षस या उत्परिवर्तित पौधे के हाथ से नहीं, बल्कि इंसान के हाथ से हो सकती है। अर्णव चुपचाप उसकी बातों पर विचार करने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। सलाह के लिए धन्यवाद, मैं इसे याद रखूंगा। लिलित ने उसे हवा में चुंबन भेजा और एक आकर्षक मुस्कान दी। अर्णव अधिक देर तक उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सका और जल्दी से दरवाजा बंद कर बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ गया। उसकी इस प्रतिक्रिया पर लिलित हल्की हंसी हंसी, जिससे उसके बड़े स्तन धीरे धीरे लुभावनी तरह हिले। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कोई पुरुष इस अद्भुत और खतरनाक दृश्य का साक्षी नहीं था। अर्णव के नसों के शांत होने के बाद और लगातार खतरों और अनंत लड़ाइयों की वजह से शरीर में तनाव कम होने पर उसने आसपास के लोगों पर ध्यान दिया और रास्ते में कई बातें आसानी से नोट की। अधिकांश लोग, पुरुष हो या महिलाएं, शिक्षक हो या छात्र, सतर्क नजरों से अपने आसपास देख रहे थे। कुछ लोग पागलपन के संकेत भी दिखा रहे थे, बाल पकड़े हुए, बेतरतीब बातें करते और अचानक जोर से हंस पड़ते। यह सब देखकर अर्णव अनजाने में लिलित की सलाह से सहमत हो गया। उसने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी, यह न चाहते हुए कि कोई उसे पीछे से धोखा दे। अर्णव की मौत का कोई इरादा नहीं था और वह किसी इंसान के हाथों मरना भी नहीं चाहता था। जैसे ही वह बाकी लोगों से दूर एक कोने में पहुंचा, उसने देखा कि शांगवान बिंगशुए, चेन हे, पेंग लियांग और 4 शिक्षक, 3 पुरुष और 1 महिला वहां थे। महिला थी जिया जियाओ, जिसे अर्णव ने पहले बचाया था। अर्णव को आते देख 7 लोगों का समूह अपनी बातचीत रोककर उसे विभिन्न भावों, कृतज्ञता, जिज्ञासा, उदासीनता, दयालुता, अविश्वास के साथ देखने लगा। जब वह समूह में शामिल हुआ, पेंग लियांग ने बेपरवाह मुस्कुराते हुए कहा, यो छोटे भाई अर्णव। अरे, अर्णव ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। हालांकि पेंग लियांग के पास भयानक ताकत थी, उसके विचार अपेक्षाकृत सरल दिख रहे थे। अब जबकि यहाँ शिक्षक हैं जो डर से प्रभावित नहीं होते और लड़ाई में सक्षम लोग हैं, तो हम बैठक शुरू करें। शांगवान बिंगशुए ने तुरंत मुद्दे पर ध्यान दिया। उसने अर्णव की ओर एक बार भी नहीं देखा और न ही यह कहा कि उसने अपना कमरा सुरक्षित कर लिया। इस समय कई लोग एक ही जगह सो रहे थे और भले ही वे बहुत पास नहीं थे, लेकिन निजी जगह की सुविधा जैसी आरामदायक स्थिति नहीं थी। यहाँ तक कि शांगवान बिंगशुए और बाकी लोगों को भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। प्राकृतिक रूप से कई लोग उसके बड़े क्षेत्र को लेने से नाखुश थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आपत्ति व्यक्त करे, विशेषकर तब जब उन्होंने उसकी शक्ति देखी थी या उसके बारे में सुना था। शांगवान बिंगशुए को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। रुको, अर्णव ने उसे रोक दिया। शांगवान बिंगशुए ने हल्का भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप उसे देखा, अगले शब्दों का इंतजार करते हुए। अगर तुम्हें बहादुर और लड़ाई में सक्षम लोग इकट्ठा करने हैं, तो उपाध्यक्ष लियान जुन भी यहाँ होना चाहिए। अर्णव ने इशारा किया। ओह, शांगवान बिंगशुए की नीली आंखों में अजीब चमक आ गई। उसने उस दिशा में देखा जहां लियान जुन खड़ा था और उसने उसे आकर्षक मुस्कान देते देखा, जिससे उसका दिल घृणा से भर गया। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है, शांगवान बिंगशुए ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में हंसी और तिरस्कार का भाव था। उसने मुझसे छुपाया कि वह उन प्राणियों से लड़ सकता है, जिसका मतलब है कि वह डरपोक है। ऐसे व्यक्ति की मदद की बजाय जरूरत के समय बोझ बन जाएगा। अर्णव बस कंधे उचकाकर चुप रहा। तो चलो जारी रखें।
शांगुआन बिंग शुए ने फिक्र जताते हुए कहा, अभी तूफान काफी तेज है। हम में से प्रत्येक जब इस दिशा में आए, दूसरों को बचाते हुए, यह अनिवार्य था कि हम और अन्य लोग भी भीग गए। वास्तव में इस समय हर कोई ठंड से कांप रहा था और कई लोग छींक रहे थे। गीले कपड़े और ठंड के कारण शरीर का तापमान अचानक गिर गया था और बीमारियों का आगमन समय की बात थी। यहाँ तक कि शांगुआन बिंग शुए का सफेद ड्रेस भी गीला हो चुका था और उसकी आकर्षक बॉडी से चिपक गया था, जिससे आसपास के पुरुषों की नजरें उस पर पड़ी। यहाँ तक कि सुंदर और दयालु चेन हे भी कई बार चुपके से उसकी ओर झांकते रहे। शांगुआन बिंग शुए ने कहा, ऐसे ही चलता रहा तो इन्फ्लुएंजा और बुखार जैसी बीमारियां आने में देर नहीं लगेगी। इस समय हमें बाहर की दुनिया की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। मैंने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संकेत में कुछ समस्या प्रतीत हो रही है। चेन हे ने सिर हिलाया। मैंने भी अपने परिवार से संपर्क किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। उनकी बातों को सुनकर अर्णव की आंखों में हल्की चमक लौट आई, क्योंकि उनके पास भी वही समस्या थी। लिलित की बातें सही लग रही थी। हालांकि वह नहीं जानता कि उसका परिवार जीवित है या नहीं, लेकिन उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। फिर मैं चाहूंगी कि हम अलग अलग टीम बनाएं और अलग अलग कार्य करें। शांगुआन बिंग शुए ने आखिरकार अपना असली उद्देश्य बताया। एक टीम पुरुष और महिला छात्रावास से कपड़े खोजने और जिन लोगों को अभी जीवित है उन्हें बचाने का काम करेगी। दूसरी टीम विश्वविद्यालय की फार्मेसी जाकर सर्दी, बुखार की दवाएं और जो कुछ भी संभव हो वह ढूंढेगी। चेन हे ने जोड़ा, कैफेटेरिया में अर्णव ने इतनी भोजन सामग्री ढूंढ ली कि 1 सदी से अधिक लोगों को 1 सप्ताह तक खाने के लिए पर्याप्त है। अगर और लोग जोड़ दें तब भी राशन लगभग 3 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त है। यह समय सेना और पुलिस के हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त है। उसकी बात सुनकर लगभग सभी ने राहत की सांस ली। भले ही ज़ॉम्बी बहुत हों या वे अजीब उत्परिवर्तित जीव शक्तिशाली हों, आधुनिक हथियारों की शक्ति के सामने वे डरने लायक नहीं थे। केवल अर्णव और शांगुआन बिंग शुए ने उदासीन चेहरे बनाए रखे और अपने विचार अपने पास रखे। कोई विरोध नहीं होने पर शांगुआन बिंग शुए ने सिर हिलाया और कहा, अब हमें टीम बनानी चाहिए और कार्य विभाजित करने चाहिए। टीम को इस तरह बनाना चाहिए कि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। रुको, मैं अकेले जाना चाहता हूं। अब तक शांगुआन बिंग शुए का भाषण और उसकी व्याख्याएं अत्यंत तार्किक थी। यही कारण था कि अब तक किसी ने उसे रोका नहीं और शिक्षक भी केवल किनारे से देखते रहे, बिना कुछ कहे। वह वास्तव में देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने के योग्य थी। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि अचानक कोई आवाज बीच में बोल देगी, रुको, मैं अकेले जाना चाहता हूं। सभी की निगाहें स्वचालित रूप से उस व्यक्ति पर चली गई जिन्होंने यह कहा, और हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। चेन हे का चेहरा ऐसा था जैसे वह हंसे या रोए। लियांग पेंग बहुत स्तब्ध था और शिक्षक अलग अलग विचारों में डूबे हुए थे, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। दूसरी ओर शांगुआन बिंग शुए ने अर्णव की ओर थकान भरी नजर डालते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम अकेले जाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? अर्णव शांत रहा और उसने सामने खड़ी सुंदर महिला की अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना धीरे धीरे कहा, चाहे मैं पागल हूं या नहीं, आपको मेरी मानसिक स्थिति की चिंता करने की जरूरत नहीं, मिस शांगुआन। जियाओ, अर्णव की शिक्षक ने उसे मनाने की कोशिश की। छात्र अर्णव, क्यों न आप थोड़ा और विचार करें? आप चारों मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं और जीवित रहने की संभावना निश्चित रूप से अधिक होगी। अर्णव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। स्पष्ट रूप से उसने अपना मन पहले ही बना लिया था। कृपया ध्यान दें कि यदि ये लोग उसे जानते होते तो वे जानते कि एक बार अर्णव ने निर्णय ले लिया, उसे बदलना लगभग असंभव है। तुम सिर्फ स्वार्थी व्यवहार कर रहे हो और बेवजह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। जैसा चाहो वैसा करो। शांगुआन बिंग शुए ने उसे ठंडे स्वर में देखा। वास्तव में उसकी नजर इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे यह किसी की आत्मा में प्रवेश कर सकता है और उसे जमा कर रख सकता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अर्णव ने शांत होकर सिर हिलाया और जाते हुए कहा, वर्तमान समय को देखते हुए लगता है यह कार्य अगले समय के लिए छोड़ा जाएगा। कल आप मुझे मेरा कार्य बता सकते हैं। शुभ रात्रि सबको। पीछे मुड़कर देखे बिना अर्णव कक्ष के अंत तक चला गया और वहां गायब हो गया। लगता है यह काफी ठंडा आदमी है ना? चेन हे ने सिर खुजलाते हुए मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। हालांकि बाहर से वह सहज दिखता था, अंदर वह बेहद हैरान था। अर्णव पहला पुरुष था जिसे चेन हे ने देखा था जो शांगुआन बिंग शुए के सामने पूरी तरह उदासीन रह सका। यहाँ तक कि खुद चेन हे, जो कई लोगों द्वारा पुरुष या महिला चाहे किसी से भी उत्कृष्ट माना जाता था, उसके आकर्षण के सामने प्रभावित हुआ, जबकि उसे कभी ऐसा इरादा नहीं था। शांगुआन बिंग शुए की दिव्य सुंदरता, उसकी ठंडी और अन्यलौकिक आभा, साथ ही रहस्यमय पारिवारिक पृष्ठभूमि, निश्चित रूप से उसे केवल विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि पूरे बीजिंग में सबसे बड़ी सुंदरता बनाती थी। छोड़ो, फिर जारी रखते हैं। शांगुआन बिंग शुए ने धीरे धीरे अर्णव की दूर होती पीठ की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, वह केवल अच्छे इरादे से चाहती थी कि कोई बेवजह न मरे, लेकिन अगर वह अकेले चलना चाहता है तो वह कुछ नहीं कर सकती थी और उसे अकेले मरने के लिए छोड़ना पड़ा। तुम उन लोगों के साथ इतने दूर क्यों लगते हो? लिलित ने सवाल किया जब अर्णव लौटा। समूह की बातचीत उसने बिना वहां हुए भी स्पष्ट रूप से सुन ली थी। अर्णव ने एक कुर्सी उठाई और उसके सामने बैठ गया। उसे देखते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
किसने मुझे कहा था कि मुझे अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए? लिलित की आंखों में अजीब चमक थी। उसने अपनी नजरें संकीर्ण की और धीरे से कहा, नहीं नहीं, वास्तव में मैंने तुम्हें यह बताया था कि अब से अन्य मनुष्यों के प्रति सतर्क रहो। लेकिन तुम्हारा उस समूह और बाकी लोगों के प्रति व्यवहार पहले से ही अजीब था। उसके मन में एक विचार आया और उसने इंगित किया, विशेषकर उस महिला शांगुआन बिंगशुए के प्रति। तुम्हारा उसका प्रति व्यवहार ठंडा और दूरस्थ है। संदिग्ध। अर्णव ने हल्का आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं, और चमकदार यादें उसकी स्मृति में तेजी से दौड़ गईं। हालांकि वे यादें अब दर्द नहीं देती थी, लेकिन अतीत का दर्द कभी पूरी तरह नहीं मिटता। एक व्यक्ति का अतीत वर्तमान की नींव होता है और भविष्य वही बनाया जाता है। धीरे धीरे उसने फिर अपनी आंखें खोलीं। उस समय उसकी रेटिना पर कुछ हरे अक्षर चमकने लगे। अतीत का दर्द, वर्तमान में सतर्कता, भविष्य के प्रति विद्रोही। आपने निष्क्रिय कौशल प्राप्त किया, स्टोन हार्ट। अर्णव चौंक गया जब उसने यह संदेश देखा। अचानक उसने यह कौशल कैसे प्राप्त किया? उसे हैरानी में देखते हुए लिलित ने हल्का भौहें चढ़ाई और उलझन में पूछा, कुछ गलत है? अर्णव तुरंत चौंक कर झटका लिया और तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, छोड़ो लिलित, क्यों न तुम मुझे कौशल और सोल रिकॉर्ड के बारे में बताओ। लिलित ने उसे गहराई से देखा और अंत में हल्की आह भरी। ठीक है, चूंकि तुम बात नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हें सोल रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा समझाती हूँ। अर्णव तुरंत सीधे बैठ गया और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लिया। बाहर से आने वाली आवाज